हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में वैद्युत बोलेंगे। वैद्युत। उसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो चार्ज यानी आवेश को पढ़ना ही होगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि आवेश ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करता है, उसे कंप्लीट करता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज कुछ और नहीं होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक भौतिक चार्ज एक भौतिक गुण होता है। जैसे कि यहाँ पर एक चार्ज है तो ये अपने तरफ कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड होगा, एक फील्ड होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो हमने क्या जाना कि चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला एक प्रॉपर्टी होता है और कुछ नहीं मात्र होता है। और या तो अगर किसी हम मैग्नेटिक फील्ड में या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर उसको रखें, उस प्रॉपर्टी को रखें, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। हम उसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। और हाई स्कूल का ये जो सेशन है पूरा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको फिर पूरा समझ में आएगा। तो चार्ज, जिसे हिंदी में जिसे हिंदी में आवेश कहते हैं, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी which is produced a electric field, an electric field, or electromagnetic field. ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन। सिर्फ इतना ही नहीं है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हिंदी में बोल रहे हैं, अगर आपको लिखना होगा तो पॉज करके लिख लीजिएगा। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, या तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, यानी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश, वैद्युत आवेश। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यानी वैद्युत चुंबकीय आवेश में इस प्रॉपर्टी को अगर हम रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि और एक्सपीरियंस अ फोर्स, अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड in any electromagnetic field. ठीक है, ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन। हिंदी में लिखिएगा, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है, एक ऐसा भौतिक गुण है जो एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बल अनुभव करता है, उसे हम चार्ज कहते हैं। तो अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर ऐसे ही नोट कर लीजिएगा पॉज करके। एक बार फिर से समझाते हैं। मान लीजिए, और ये जो चार्ज है इसे क्यू से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। बाय क्यू। अभी स्मॉल क्यू भी हो सकता है, कैपिटल क्यू भी हो सकता है अपने हिसाब से, और इसका एसआई यूनिट भी होता है जिसे कूलाम कहते हैं। ठीक है, इसका एक एसआई यूनिट होता है जिसे कूलाम कहते हैं,
उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। तो एक चार्ज था, क्यों? इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, पता नहीं ये क्या है, ठीक है, ये मान लीजिए पता नहीं क्या है, ये एक पॉइंट है, पता नहीं क्या है। अगर ये पॉइंट अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक चार्ज कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर हम किसी दूसरे चार्ज को यानी दूसरे आवेश को यहाँ पर ला के रखें तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इट इज डिनोट बाय Q। तो ये हो गया चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं हम पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आपने इतना तो ज़रूर सुना होगा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बारे में हम समझेंगे। एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, उन्होंने ही इसे नाम दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आता कहाँ से है? देखिए, किस 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 पदार्थ पर यानी किस सब्सटेंस पर, किस मैटर पर पॉजिटिव आता है और किस मैटर पर नेगेटिव आता है, ये बात आप समझिएगा। मान लीजिए कोई ऊन है या फिर एक ये पेन है, मार्कर, और मेरा बाल है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफ़र का एक ही फंडा है, जब दो पदार्थों में यानी दो सब्सटेंस में, दो मैटर्स पे फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पर चले जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई ऊन का गठरी है, ठीक है, वूल, और एक ग्लास का रॉड है। ग्लास के रॉड को ऊन पे रगड़े तो क्या होगा? सिमिलरली ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस ग्लास के रॉड पे आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे? जो ग्लास का रॉड है वो नेगेटिव हो गया है और जो ऊन है वो पॉजिटिव हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? पॉजिटिव होते हैं क्यों और नेगेटिव क्यों होते हैं, ये बात आप समझिएगा। अब देखिए कि आपने 9th में तो पढ़ा ही होगा, इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जो सोडियम होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 11 इलेक्ट्रॉन हम बना ही लेते हैं, लेकिन एक और ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी तरह से हम एक यहाँ बना ले रहे हैं क्लोरीन का, इसमें क्या होते हैं? इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 2 ये हो गया, इसमें 17 और इसमें 11। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आते कहाँ से हैं? आप देखिएगा, जब किसी एक पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। आप देखिए एटम कैसे बना होता है? एटम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी परमाणु 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे और प्रोटॉन भी रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से नाभिक मिलकर बनता है। इसी तरह से इसमें होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जितना ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है? 11। तो 11 प्रोटॉन भी होंगे। 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 11 है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। और इसमें अगर 17 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इसके सेल्स में घूम रहे हैं, तो इसके न्यूक्लियस में यानी नाभिक में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17। प्रोटॉन 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं
और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं। अब देखिए, अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन है निगेटिव और ये 11 प्रोटॉन है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव 11 प्रोटॉन इस निगेटिव 11 प्रोटॉन को बैलेंस करते हैं, उसे न्यूट्रल करते हैं, उदासीन करते हैं। ठीक है, उदासीन मतलब इसे चार्जहीन कर देते हैं, चार्जलेस कर देते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता पूरे एटम पे। इसी तरह से इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, प्लस माइनस एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, चार्जहीन कर देंगे। तो अगर आप देखिए यहाँ से ये 11 प्रोटॉन इस 11 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, न्यूट्रल कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर 10 और प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 11। अब क्या होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल करेगा, उदासीन करेगा, लेकिन जो बचा हुआ एक प्रोटॉन है वो तो धनावेशित ही रहेगा ना। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से। और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के आ गया, तो क्या इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17। 17 प्रोटॉन मिलके 17 पॉजिटिव प्रोटॉन मिलके 17 इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव है उसको न्यूट्रल करेंगे, उदासीन करेंगे। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चलाया है अपना नेगेटिव चार्ज लेके, वो कहाँ जाएगा। इस तरह से इस पूरे एटम पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तभी किसी पिंड पर या फिर किसी मॉलिक्यूल पर और किसी भी सब्सटेंस या मैटर पर पॉजिटिव अथवा नेगेटिव चार्ज आते हैं। अगर ये आपको बात समझ में आ रही हो, कपड़ा किधर गया हो, आ रहा है समझ में। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गया हो तो चार्ज का जो फंडा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हम जो पढ़ रहे थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये कोई नोट करने की चीज़ नहीं, केवल समझने की चीज़ है। फ्रैंकल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो चार्ज को लेके ज़्यादा परेशान मत होना, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव केवल नाम है, अलग अलग। अगर फ्रैंकलिन ने कहा होता कि पॉजिटिव ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आगे वहाँ से यही चलता आ जाता वहाँ से यही चलता चला आता कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना, पॉजिटिव नेगेटिव लेके, ये केवल नाम है चार्ज का, उसकी प्रकृति को दर्शाता है। तब तो पूरा थ्योरी उल्टा हो जाता। अब सोचिए, जिस चार्ज को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं उसे नेगेटिव कहते हैं। अगर मान लीजिए जिस चार्ज को पॉजिटिव कहते हैं उसे नेगेटिव कहते हैं और जिसे नेगेटिव कह रहे हैं उसे पॉजिटिव कहते हैं, तो क्या हो जाता, पूरा साइन कन्वेंशन ही उल्टा हो जाता। मतलब जो भी हम करते साइंस में सब का सब उल्टा होता, जितने भी हम डेरिवेशन करते हैं उसमें सब का सब उल्टा होता चला जाता। तो ये बात होती। लेकिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केवल ये नाम दिया था, ठीक है। तो हमने ये भी बताया कि चार्ज नेगेटिव कैसे होते हैं, पॉजिटिव कैसे हैं। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम पे चले जाते हैं, तो जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला डेफिनेशन है कूलाम। अगला चीज़ क्या है, अगला टॉपिक कूलाम क्या होता है। तो अब हम कूलाम के बारे में समझेंगे, कूलाम क्या होता है। हमने एक जब चार्ज के बारे में बताया है तो बताया कूलाम जो होता है चार्ज का एसआई यूनिट होता है। तो लिखेंगे इट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज
ठीक है। कूलाम क्या होता है, एक चार्ज का एसआई यूनिट होता है, एक मात्रक होता है उसका सीजीएस पद्धति में। तो लिखेंगे इट इज अ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, 1 कूलाम इज डिफाइंड एज द amount of the charge which is equal to which is an equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9। मतलब किसी दो चार्ज के, मतलब एक चार्ज है पॉजिटिव, दो चार्ज है इस तरह से इस पर चार्ज कितना होगा, तो मतलब इसका जो चार्ज होगा, इन दोनों पे जो चार्ज होगा उसका 1 कूलाम होगा, 2 कूलाम होगा, 3 कूलाम होगा, इस बात समझेंगे। अगर इन दोनों पर जो चार्ज होगा उसका सम 1 कूलाम होगा। कैसे, कब, जब इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का। हमने सिमिलर और इक्वल चार्जेस लिए थे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेगा। तो जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है तो कितना फोर्स से कर रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन से। अगर कोई दो चार्ज इतने फोर्स से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं इस तरह से, तो उनका जो चार्ज का जो यूनिट होगा वो 1 कूलाम होगा। ठीक है यानी दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस अगर एक दूसरे को इतना फोर्स से रिपल कर रहे हैं तो उन पर जो चार्ज होगा वो 1 कूलाम होगा। लेकिन कब ये कब मतलब सही है, हर जगह पे सही नहीं। मान लीजिए चार्ज को पानी में ले जा रख देते हैं तो ये सही नहीं है। इसके इसका एक कंडीशन है कि ये वैक्यूम में रखा होना चाहिए, यानी निर्वात में रखा होना चाहिए जहाँ कोई मीडियम ना हो। वहाँ पर ये इतना अगर फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स से रिपल कर रहा है, तो क्या करेगा इनका जो चार्ज की जो क्वांटिटी होगी, उनका चार्ज का जो यूनिट होगा वो 1 कूलाम होगा। चलिए डेफिनेशन हम लिखते हैं। इट इज a SI unit of charge. It is a SI unit of charge 1 coulomb charge is defined as amount of charges. 1 coulomb charge is defined as that is defined as the charge which is two similar and equal charges experience a repulsive force, मतलब दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं और एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वो बल कितना है एक्सपीरियंसिंग a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum (1 meter apart). ठीक है, ये मान लीजिए वैक्यूम है, यानी निर्वात है, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, कोई हवा नहीं है। यहाँ पर दो चार्ज रखे गए हैं 1 मीटर पर। ठीक है,
इनकी इन दोनों आवेशों पर इन दोनों चार्ज पर जो कूलाम का जो मात्रक होगा वो 1 कूलाम होगा, जब इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा कितना का, 9 × 10⁹ न्यूटन का। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है। 2 चार्ज हैं जो कि निर्वात में रखे गए हैं, हाँ 2 चार्ज हैं जो कि निर्वात में रखे गए हैं 1 मीटर की दूरी पर, और इनके बीच में अगर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है कितने का, 9 × 10⁹ न्यूटन का, तो उन पर जो चार्ज होगा, जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो 1 कूलाम होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो हिंदी में बोलेंगे कि 1 कूलाम चार्ज वह होता है जो निर्वात में 2 समान चार्जेस रखने पर दोनों में 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है। अब अगला देखेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अगर आप एक लाइट, अगर आपके घर पे लाइट होगा, सबके घर पे हो गया है, तो आप करंट शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, यानी करंट आया कि नहीं आया या फिर धारा आया कि नहीं आया। तो करंट जो होता है वो इसी इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट होता है। उससे पहले हम देखते हैं कंडक्टर क्या होता है और करंट क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, ये एक मेटल होता है जो करंट को अपने अंदर फ्लो होने देता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। यानी ऐसा कर सकते हैं जिस मैटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। मान लीजिए किसी मैटर का ये बना हुआ एक रॉड है, यहाँ पर हमने कोई तार जोड़ दिया, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक करंट आ गया तो ये कंडक्टर है, अगर करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा तो इंसुलेटर है। इट मीन्स इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो कंडक्टर होता है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे। Which matters or substance allow to flow the electric current through it? Is known as insulator, is known as conductor। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं आसानी से, वो कंडक्टर होते हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे इंसुलेटर क्या होता है। Which substance do not allow to flow electric current through it is known as insulator। तो हमने उसमें कुछ बदलाव किया है, आप उसको रिवाइज करके देख सकते हैं, उसको पीछे करके फिर से देख सकते हैं। और हिंदी में बोलेंगे वे पदार्थ जो अपने अंदर से या फिर इनमें से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसे हम कहते हैं इंसुलेटर यानी अचालक, और जो अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने देते हैं उसे हम लोग कहेंगे कंडक्टर यानी चालक। तो
कंडक्टर और इंसुलेटर में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह से। समझ में आ रहा है? क्या क्या हुआ उसको? अभी 7:46 हो रहा है। तुम्हारा घड़ी खराब है, 7:46 हो रहा है। अकेले पढ़ाएंगे, जाओ सबको बुला लो। और क्या करोगी? अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मतलब ये आपका जो होगा वो लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उसके बारे में हम समझेंगे। तो अभी तक हमने करंट 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 किया, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए रॉड है, कोई ऐसा सब्सटेंस का रॉड है जो कंडक्टर है, यानी कंडक्टर रॉड है, सीधा सीधा कंडक्टर रॉड है, तो इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसके इस एरिए में, यानी इसके अक्रॉस एरिए में जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, ठीक है, पर यूनिट जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही करंट होता है, ठीक है। द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम लोग कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे इट इज डिफाइंड एज the rate of flow of charge it is defined as the rate of the flow of charge section of a conductor. It is defined as the rate of the charge section of a conductor, any section of a conductor, any section of a conductor. ठीक है, यानी जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसका। अगर हम इसे जो है हम लोग I से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय E। बाय I, इट इज डिनोटेड बाय I। और इसका जो यूनिट होता है, जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर मीन्स वही A। आप मोबाइल चार्ज तो हमेशा करते होंगे, तो चार्जर का जो आप चार्जर खरीदने कभी गए होंगे तो बोले होंगे कि हमको 2 एम्पियर का चार्जर चाहिए, या फिर 2.5 एम्पियर का, या फिर 3 एम्पियर का चार्जर, वही एम्पियर है ये। तो आप करंट पूछते हैं उसमें कि चार्जर कितने करंट का है, कितने एम्पियर का है, वो करंट पूछते हैं कि इसमें कितना करंट आता है। तो जो एम्पियर, इसका जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। और अगर हम एम्पियर देखें, एम्पियर क्या होता है, इट इज SI यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। डिनोटेड बाय कैपिटल A। ठीक है, एम्पियर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है, जो
कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और मान लीजिए कि ये तो एसआई यूनिट है, इसके हम छोटे मात्रक देखेंगे, मिली एम्पियर, एंड माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर, इसे इस तरह से हम डिनोट करेंगे, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और गजब बेइज्जती है यार। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, माइक्रो एम्पियर को इस तरह से डिनोट करेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये होता है। आप जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे यानी क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, यानी इस जो डेफिनेशन है इस पर अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये सब चीज़ याद रखना होगा। अगर नहीं याद रखते हैं तो आप गड़बड़ हो सकता है आपका काम न्यूमेरिकल लगाते समय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके कि अब हाई स्कूल के क्लासेस शुरू हो गए हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।